नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं ओम जायसवाल एक और नई बेहतरीन सी सीरीज जो कि जीके जीएस की होगी, जो मैंने रोक दी थी लेकिन अभी से स्टार्ट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहने वाला है। निश्चित तौर पे आपको सारे यूजफुल क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके आगामी एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिविजन भी इस क्लास के साथ कराया जाए। तो अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन है उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस का ये सीरीज है, जिसका मैं पहला भाग आज से शुरू कर रहा हूँ। और सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ये पहला प्रैक्टिस सेशन है। डेली बेसिस पे चैनल पे आपको ये प्रैक्टिस सेशन अवेलेबल कराए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो काफी बार एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं और अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि काफी बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। मोतियों का शहर जो कि कहा जाता है इन सभी ऑप्शनों में से किस शहर को? अगर आप चाहें तो कमेंट करके आंसर भी बता सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मोतियों का शहर जो कहा जाता है वो कहा जाता है हैदराबाद को। क्वेश्चन ये देखिए काफी बार पूछा गया है। और हैदराबाद, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और आता है कि ये किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। दोस्तों, हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप दोनों याद रखिएगा। और दोस्तों, इस क्वेश्चन से ये अभिप्राय है कि जितने भी जो कि शहर है या फिर राज्य है या फिर कोई पर्टिकुलर प्लेस है, उनके उपनाम आपके परीक्षा में पूछा जाता है। हैदराबाद दोस्तों, यहीं पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि चार मीनार जो है कि कहाँ पे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, चार मीनार भी यहीं पर है, जिसका निर्माण सन 1592 में किसके द्वारा कराया गया था? कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये राजधानी है, हैदराबाद राजधानी भी है। किसकी राजधानी है? तो ये तेलंगाना की राजधानी है ना, तेलंगाना की राजधानी है, जहां पे के चंद्रशेखर राव सीएम है। तो मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन की नियुक्ति इन सभी ऑप्शनों में से कौन करता है? तो यह है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। इस क्वेश्चन में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक, जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण है, उनकी नियुक्ति की जाती है। अब देखिए, राष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे हमसे हमेशा पूछता है कि राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल नंबर 52 में दोस्तों राष्ट्रपति होता है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आर्टिकल में आपसे पूछता है कि प्रधानमंत्री का आर्टिकल क्या है, दोस्तों आर्टिकल नंबर 75 में आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्यपाल का आर्टिकल बता दीजिए, तो आर्टिकल नंबर 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुख्य न्यायाधीश, इसका आर्टिकल क्या होता है, तो आर्टिकल नंबर 124A में आपका मुख्य न्यायाधीश होता है, जो NV रमना है, तत्कालिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, मे भी रिसेंटली अगले बदले जाएं। प्रधानमंत्री के बारे में आप लोग जानते हैं। और राज्य का राज्यपाल, सभी राज्यों में अलग अलग राज्यपाल, और यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर, और कुछ ऐसे पर्टिकुलर जो कि राज्य है जहां पे एडमिनिस्ट्रेटर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण चेयरमैन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल से संबंधित है, जो कि कहां से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा, बहुत आसान है। वो आर्टिकल कौन सा, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों के बारे में परिभाषित किया गया है? ठीक है, मुख्यमंत्रियों के कार्यों के बारे में परिभाषित किया गया है। मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पे आपको उसको पूरा रटना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, आर्टिकल नंबर 167, याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 167 में मुख्यमंत्रियों के कार्यों के बारे में बताया गया है। तो मुख्यमंत्रियों के बारे में किसमें बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 164 में राज्य के चीफ मिनिस्टर के बारे में बताया गया है। तो दोनों याद रखिएगा, 64 में आपका मुख्यमंत्री है और यहाँ पे देखिए 167 में उनके कार्यों के बारे में बताया गया है। जैसे आर्टिकल नंबर 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल नंबर 149 में इनके कार्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्रियों के कार्यों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, ये आपको बताना है। वैसे तो ऑप्शन में कोई नहीं है, 25 किलोमीटर, 44, 30 या फिर 80। करेक्ट आंसर की अगर यहाँ पे बात की जाए
तो देखिए ये हो जाएगा 42 किलोमीटर, 44 नहीं होगा, हाँ 44 नहीं होगा, यहाँ पे ये 42 किलोमीटर का ही डिफरेंस है। उसके विषुवती व्यास, ठीक है, इसके और इसके डिफरेंस में आपका 42 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको इसके पहले वाले बहुत सारे क्लासेस में सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। लाइक ये है आपकी पृथ्वी, ये बीचों बीच उसको काट रही है, जिसको हम लोग 0 डिग्री कहते हैं, ये विषुवत रेखा है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री पे आपका कर्क रेखा है, और इसके नीचे मतलब नॉर्थ में, विषुवत रेखा के नॉर्थ में कर्क रेखा है, और इसके नीचे 23.5 डिग्री साउथ में कौन सी रेखा है, तो ये है आपकी मकर रेखा है। ठीक है, ये आपका 18 देशों से होकर गुजरती है, ये आपका 13 देशों से होकर गुजरती है, और ये आपका 10 देशों से होके गुजरती है। इसके बाद नीचे आपका अंटार्कटिका है, ऊपर आपका आर्कटिक है, ये है आपका 66.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपसे इस प्रकार से भी बनेगा तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और एक नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी प्रश्न आया हुआ है, तो उसका भी नाम याद रखेंगे, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगला देखिए, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है? कावेरी जल, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, केरल कर्नाटका, केरल तमिलनाडु, कर्नाटक था तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, कावेरी नदी के पानी के लिए झगड़ा है जो कर्नाटक राज्य और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। अच्छा, अब कर्नाटक राज्यों में तो झगड़ा होगा नहीं, जब भी होगा सीएम में होगा। तो कर्नाटक राज्य के सीएम दोस्तों इस समय तत्कालिक कौन है, तो ये है बीबी बसराज बोम्मई। एंड तमिलनाडु के दोस्तों कौन है, तो ये है एमके स्टालिन। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो और कावेरी नदी यहाँ पे इन्हीं दोनों के बीच में है, इसकी टोटल लंबाई है 805 किलोमीटर की, और इसी के लिए, इसके पानी के लिए एक तरीके से विवाद है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सीएम का नाम आपसे पूछता है, राज्यपाल का नाम पूछता है, उस राज्य में मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछता है, उस राज्य में कितने जिले हैं, उस राज्य के लोकसभा सीट कितना है, उस राज्य की राज्यसभा सीट कितना है, उस राज्य की विधानसभा सीट कितना है। सब कुछ धीरे धीरे इस क्लास के माध्यम से आप सीखेंगे और मजा आएगा निश्चित तौर पे। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पे, भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष से की गई? मतलब महिलाओं के लिए अलग बजट और पुरुषों के लिए अलग बजट, ये कौन सा था? जी हाँ दोस्तों, ये वर्ष था 2005 और 2006 का। इसी समय दोस्तों जेंडर बजटिंग की अवधारणा आई है, जेंडर बजटिंग की अवधारणा। और देखिए 2006 ही एक ऐसा समय था, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके परीक्षा में, कि प्लूटो जो है इसको ग्रहों की सूची से कब बाहर निकाल दिया गया था? तो प्लूटो को सन 2006 में ही ग्रहों के सूची से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी तरह पूछा था, तो मैंने बता दिया आपको। आगे देखिए क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई? जी हाँ दोस्तों, ये भाषा थी पाली लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, पाली लैंग्वेज। क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला जो उपदेश दिया वो किस लैंग्वेज में दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था कहाँ पे? सारनाथ में दिया था। और ये किस भाषा में दिया था दोस्तों? तो ये पाली लैंग्वेज में दिया था। और ये सारनाथ है कहाँ पे दोस्तों? तो सारनाथ आपका वाराणसी में है। कहाँ पे है? वाराणसी, बनारस, जहाँ के सांसद हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जहाँ का मैं भी हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे की गई? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना इन सभी ऑप्शनों में से सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली या फिर बोधगया। करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वैशाली, सी इज द राइट आंसर। भिक्षुणी संघ की स्थापना दोस्तों वैशाली में की गई। अक्सर हमसे क्वेश्चन आता है गौतम बुद्ध से रिलेटेड, उनके जन्म से रिलेटेड, उनके मृत्यु से रिलेटेड, मतलब महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं, उनकी माँ का नाम क्या था, उनके बेटे का नाम क्या था, ये सारे प्रश्न आते हैं ना। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग था, जो उन्होंने घर छोड़ा था, उसे क्या कहा गया? आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, गृह त्याग। ठीक है, उनके मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण, तो उनके गृह त्याग को क्या कहा गया बताइए। उनके बेटे का नाम था राहुल। ये सारी चीजें आपको पता है। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? बहुत आसान है, सभी महासागरों के बारे में आप धीरे धीरे जान जाएंगे, क्लास रेगुलर बेसिस पे लेते रहिए। देखिए, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है जावा ट्रेंच। बहुत सारे लोगों ने मारियाना ट्रेंच सोच लिया होगा, लेकिन ये प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जावा ट्रेंच है, ये आपका
जो कि किसका है, हिंद महासागर का। ठीक है, याद रखेंगे हिंद एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, वो है आपका हिंद महासागर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा महासागर है जो सबसे व्यस्त है। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक सबसे व्यस्त है, सबसे व्यस्त महासागर है। क्वेश्चन आता है एक ऐसा महासागर बताइए जिसका आकार एस की तरह हो, तो ये भी अटलांटिक महासागर ही है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कि एक ऐसा महासागर बताइए जिसके चारों तरफ ढेर सारे ज्वालामुखी हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भूकंप की पेटियां, तो वो भी प्रशांत महासागर हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक ही भूखंड का हिस्सा था जिसका नाम क्या था। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सारे देश एक ही भूखंड का हिस्सा था, वो कौन सा नाम था उसका, क्या नाम था। गोंडवाना था, पेंथालासा था, पेंजिया था या फिर विवांसा था। ठीक है, तो देखिए गोंडवाना से तो हम लोग भारत साउथ अफ्रीका से टूटा था, पेंथालासा जो पानी वाला भाग था उसे कहा जाएगा, पेंजिया इज द करेक्ट आंसर जिसमें सारे देश एक ही भाग में थे ना, तो सी इज द राइट आंसर। मतलब मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका है पेंजिया और ये सारा जल भाग है, ये जो जली भाग है इसे हम लोग कहते हैं पेंथालासा। ठीक है, लेकिन ये फिर टूट के साउथ में आया, फिर यहाँ से टूट के भारत ऊपर आके चाइना से टकराया, ये वाला जो टूटा आधा साउथ वाला भाग उसे हम लोग गोंडवाना कहते हैं। लेकिन हमसे पूछा है कि एक ही भूखंड, तो हो जाएगा आपका पेंजिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश के थली सीमा किसके साथ मिलते हैं। थल की सीमा कौन कौन से देश के साथ मिलती है, यहाँ पे देखिए केवल भारत साथ, भारत म्यांमार, भारत भूटान, भारत और चाइना। यस यू आर राइट, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा भारत और म्यांमार के साथ भारत की जो बांग्लादेश की स्थलीय सीमा लगती है। अच्छा, बांग्लादेश से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा जो सबसे बड़ी है कितनी है, तो ये याद रखेंगे, ये है आपकी 4096 किलोमीटर की है। ठीक है, वैसे तो आपके इस पड़ोसी देशों में सभी देशों का आपको पता होना चाहिए कि किसका कितना किलोमीटर का है। लाइक 1751 किलोमीटर का है आपका कौन, ये है आपका नेपाल। 1643 किलोमीटर का दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा, ये है आपका म्यांमार। 699 किलोमीटर का कौन सा हो जाएगा, तो 699 किलोमीटर का हो जाएगा आपका भूटान। 106 किलोमीटर का कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। 3323 किलोमीटर का कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान। 3488 किलोमीटर का कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चाइना। तो ये देखिए स्थलीय सीमा है जो भारत के 7 पड़ोसी देश है उनका बता दिया। इन सभी को आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15,200 किलोमीटर जो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है। अच्छा, जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर जो भारत का मुख्य भाग है। अगर इसमें भी हम लोग अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को मिला दें तो 7516 किलोमीटर का ये हो जाता है। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में बारंबार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। एंड दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। इसका पहला भाग है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो रेगुलर बेसिस पे वैसे तो मुझे देना है, लेकिन आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दोस्तों है कि इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है। इंदिरा गांधी, जी हाँ दोस्तों, जिनके शासनकाल में भारत में 2 बार इमरजेंसी लगा ना। क्वेश्चन ये भी देखिए आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर दोस्तों इसमें हो जाएगा पुपुल जयकर। ठीक है, पुपुल जयकर के द्वारा इनकी जीवनी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे रिसेंटली एक जीवनी आई है विलीव, किसकी है, सुरेश रैना की है। रिसेंट में देखिए आया, बहुत सारा जीवनी है, जैसे क्रिकेटरों का अक्सर पूछ लेता है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका है, युवराज सिंह का है। क्रिकेट माई स्टाइल, ठीक है, क्रिकेट माई स्टाइल ये किसका है, ये कपिल देव का है। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे ये किसका है, आप लोग कमेंट करके बताइए, बहुत आसान है ना। तो ये इंदिरा गांधी, और मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी के ही शासनकाल में 2 बार इमरजेंसी लगी। भारत में इमरजेंसी कब कब लगा, ये लगा 1962 में, इसके बाद लगा 1971 में, इसके बाद लगा 1975 में। तो ये 71 और 75 वाला
इंदिरा गांधी के ही शासनकाल में लगा था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपको वैसे भी याद होगा। और ये पहली वित्त मंत्री थी महिला, लेकिन पूर्णकालिक नहीं थी। निर्मला सीतारमण पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनी, इंपॉर्टेंट ये भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य में गुरुदक्षिणा के रूप में कौन सा शहर दिया गया? बहुत आसान प्रश्न है। तो ये कौन सा शहर था? जी हाँ दोस्तों, ये था गुड़गांव, जिसका नाम अब चेंज कर दिया जा चुका है। अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है इसका नाम चेंज करके कर दिया जा चुका है गुरुग्राम। गुड़गांव पहले था, लेकिन इसका नाम चेंज करके गुरुग्राम कर दिया गया है। तो यही दिया गया था, क्वेश्चन जीके में पूछा गया है। भूकंप की कौन सी तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती है? देखिए, डेली बेसिस पे क्लास लीजिए, मैं आपको बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताऊंगा जो बहुत जरूरी होगा। तो सर्वाधिक विनाशकारी हमसे पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में हो जाएगा एस तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है। गलत है क्वेश्चन, एस तरंगे नहीं होंगी, एल तरंगे होंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन होता है? सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है प्यार, लव। एक्चुअली में लव के द्वारा ही ये एल वेव्स को खोजा गया था। अच्छा, ये सबसे ज्यादा इसकी पता है स्पीड कितनी होती है? पी तरंग की स्पीड होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और एस वेव्स की होती है 4 किलोमीटर और एल तरंग की होती है 1.5 किलोमीटर। बस इतना ही होता है। लेकिन इतने विनाशकारी क्यों है? क्योंकि ये धरातल के ऊपर है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में है, ये बस ठोस में है। और ये जो है ये धरातल के ऊपर है। तो धरातल के ऊपर है, इसी पे हमारी बिल्डिंगें बनी होती हैं। तो जब ये आती है एल तरंग तो बहुत भयंकर तबाही मचा देती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगला देखिए, जापानी कला इकेबाना का संबंध इन सभी ऑप्शनों में से किससे है? जी हाँ दोस्तों, इकेबाना का संबंध होता है फूलों की सजावट से, ठीक है। अच्छा बताइए, जापान है, ठीक है, जापान क्वेश्चन आया है बहुत बार, एंड साउथ कोरिया, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है। इसका नाम हमसे पूछा है, इसको याद रखिएगा। इसका नाम है सुसीमा। सुसीमा जो है कि जल डमरू मध्य है साउथ कोरिया और जापान के बीच में। क्वेश्चन आता है, उगते हुए सूरज का देश हम लोग किसे कहते हैं? निप्पॉन, जापान को ही कहते हैं। और देखिए ये वहीं की सजावट की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी अल्बानिया देश की राजधानी है? जो भी देश हाईलाइट हो रहे हैं उनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, याद रखिएगा। तो अल्बानिया देश के राजधानी के बारे में पूछ रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा तिराना। अल्बानिया देखिए तिराना। अच्छा, आप लोग के लिए बताना है क्वेश्चन की हेलसिंकी शहर है और एक कैरेक्टर है वेला चाओ, नहीं वेला चाओ नहीं, एक वेब सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे, उसमें एक कैरेक्टर है ये हेलसिंकी। बहुत आसानी से बता देंगे कि ये किस देश की राजधानी है ना। वैसे तो उसे बहुत सारे कैरेक्टर थे, उसमें से एक हेलसिंकी भी कैरेक्टर था। तो कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट लाइक कर दूंगा और याद आंसर भी कर दूंगा। तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच में आने वाली हिमालय के भाग को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं? हिमालय के भाग बताऊंगा आपको इसी क्वेश्चन दौरान। तो तिस्ता और दिहांग पूछ रहा है, इसके बीच में आता है आपका असम हिमालय। देखिए, हिमालय को कई भागों में बांटा गया है। हिमालय को हम लोगों ने ट्रांस हिमालय, ठीक है, इसके बाद बृहद हिमालय कह लीजिए, आपका बड़े हिमालय जो है, उसके बाद मीडियम, मिडिल वाले हो गए, इसके बाद शिवालिक, ठीक है, सबसे। तो ये ट्रांस हिमालय के पार है, 3 ही होता है ये, ठीक है। ये तो इस तरीके से हो गया, जैसे ये हो गया ट्रांस हिमालय, ये हो गया आपका बृहद हिमालय, ये हो गया आपका लघु हिमालय और ये हो गया शिवालिक हिमालय। लेकिन ये जो बंटवारा किया गया है, ये टेरिटोरियल बंटवारा किया गया है। लाइक ये वाला एरिया किसका है? ये जम्मू कश्मीर का है, तो ये जम्मू कश्मीर या पंजाब हिमालय बोला गया। ये वाला एरिया उत्तराखंड का है, इसे क्या बोला गया? कुमायूं हिमालय बोला गया। ये वाला एरिया नेपाल का है, इसे क्या बोला गया? नेपाल हिमालय। और ये वाला एरिया क्या है दोस्तों? असम हिमालय। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ से है, तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा पर्वत तक हिमालय का विस्तार है। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन याद रहेगा। तो इन दोनों जैसे नदियों के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोस्तों है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? जी हाँ, क्वेश्चन आया हुआ आपके परीक्षा में। तो पुरुषों की नसबंदी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं वेसेक्टॉमी। याद रखिएगा क्या बोलते हैं? वेसेक्टॉमी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दोस्तों है कि मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा का नाम था पड़। इसको देखिए, पड़ के नाम से हम लोग जानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया?
ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने स्पष्ट किया, क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, ये किया था जेम्स प्रिंसप, इन्हीं के नाम पे जाता है ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट करने के लिए। अच्छा, अशोक के शिलालेखों की लिपि का आया है, तो ये है ब्राह्मी और खरोष्टी, ये दो लिपियां थी उनकी अशोक के शिलालेखों की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कार्य करने का दर क्या कहलाता है। जी हाँ, साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो कार्य करने की दर जो है दोस्तों वो है आपका शक्ति, सी इज राइट, शक्ति। नेक्स्ट उसी टाइप से है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा के किए गए कार्य की गति को मापती है। तो भौतिक मात्रा यहाँ पे भी शक्ति ही होगा इस क्वेश्चन में आंसर, जो कि किए गए कार्य के गति को मापने का काम करती है। कौन करती है, शक्ति ही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब शक्ति आया है तो शक्ति का सूत्र भी पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य बटे समय। ठीक है, किया गया कार्य कितने समय में किया गया, तो कार्य बटे शक्ति, जो कि समय शक्ति का फॉर्मूला है। पावर, जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे देखिए, उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को फिर घुमा दिया गया, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ा सा बदलाव किया गया है और इसे पावर ही कहते हैं। आई थिंक पांचों क्वेश्चन शक्ति पे ही है। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। हाँ, क्वेश्चन दोस्तों है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य मान लिया जाए, अगर वायु का प्रतिरोध जो है वो शून्य है, नगण्य है, तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो होगा वो क्या होगा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इसके योग को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे। जी हाँ, अगर वायु में कोई प्रतिरोध नहीं है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्थिर होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, उसका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा हमेशा स्थिर होगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से मैं जीके जीएस करंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चन को लाऊंगा। आज मैंने करंट अफेयर्स क्वेश्चन नहीं लिए थे, लेकिन कल से आपको हर क्वेश्चन के अंतराल में, मतलब एक क्वेश्चन आपको जीके का, एक क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का और एक क्वेश्चन का साइंस, इस प्रकार से सेट बना के ले आऊंगा, जिससे कि आपको निश्चित तौर पे हेल्प मिलेगी। तो ये सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।